जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी सीटेट के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जो कि टारगेट है 30 में 30 का। उम्मीद है आप सभी इस क्लास को ढेर सारा प्यार देंगे। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपकी जो राय हो वह कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया गया है एक गद्यांश। इस गद्यांश को हम सभी पूर्ण रूप से पहले पढ़ेंगे, फिर इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा उसे हम करेंगे। तो दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न का विकल्प चुनिए। तो गद्यांश है, कहा जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और स्वस्थ शरीर के लिए वातावरण का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। जनसंख्या की बेहिसाब वृद्धि और जनता की बढ़ती मांगों की आपूर्ति के लिए रोजगार और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए बढ़ता औद्योगिकरण दोनों ने वातावरण को सीमा से अधिक प्रभावित किया है। ऐसी अवस्था में वातावरण का शुद्ध रहना स्वयं एक समस्या बन गया है। आज इसलिए प्रदूषण चाहे वायु का हो, जल का हो अथवा ध्वनि का हो, एक नितांत आधुनिक समस्या के रूप में सामने है, क्योंकि जिस वातावरण में और जिस वायुमंडल में हम सांस लेते हैं वह प्रदूषित होता जा रहा है और यह स्थिति केवल भारत की नहीं बल्कि अधिकांश देशों में प्रदूषण की समस्या विकट होती रही है। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कथन है कि बेहिसाब हो रहे इस प्रदूषण के फणधारी सांप को यदि शीघ्र ही नहीं नियंत्रित किया गया तो आने वाले दशकों में यह पृथ्वी मनुष्य तो क्या किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं रह पाएगी। वनस्पतियाँ तक नहीं पनप पाएंगी। प्राणी के जीवन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये रहा आपका गद्यांश। उम्मीद है आप सभी ने भी इस गद्यांश को पढ़ लिया होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। क्या इसके क्वेश्चन की तरफ? तो क्वेश्चन क्या है इस गद्यांश से संबंधित? तो पहला क्वेश्चन है गद्यांश के आधार पर स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है। स्वस्थ शरीर के लिए क्या आवश्यक है? अच्छा स्वास्थ्य, शुद्ध भावनाएं, शुद्ध वातावरण या शुद्ध मनोभाव। तो क्या आवश्यक है? शुद्ध वातावरण। क्या आवश्यक है? शुद्ध वातावरण आवश्यक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वातावरण पर बुरा प्रभाव डालने वाले मुख्य कारक हैं। जो वातावरण पर बुरा प्रभाव डालते हैं उनका मुख्य कारण क्या है? जनता की बढ़ती मांगे तथा पूर्ति, जनसंख्या और औद्योगिकरण में वृद्धि, रोजगार की बढ़ती मांग और पूर्ति, जनसंख्या में सीमित किंतु औद्योगिकरण में तीव्र वृद्धि। तो इस गद्यांश से संबंधित ही हमें आंसर देखना है। तो क्या है? जनसंख्या और औद्योगिकरण में वृद्धि, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार आधुनिक समस्या है। इस गद्यांश के अनुसार आधुनिक समस्या क्या है? वायुमंडल प्रदूषण, जनसंख्या में वृद्धि, रोजगार में कमी या ग्लोबल वार्मिंग। तो समस्या क्या है? वायुमंडल प्रदूषण। क्या है? ऑप्शन ए वायुमंडल प्रदूषण जो है ये हमारा आधुनिक समस्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण की समस्या केवल भारत में है, कई एशियाई देशों में है, संसार के अधिकतर देशों में है, संसार के कुछ ही देशों में है। तो गद्यांश में दिया गया था कि यह समस्या संसार के अधिकतर देशों में है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश में बेहिसाब बढ़ते प्रदूषण की तुलना किससे की गई है या किससे की है?
फड़धारी सांप से, गिरगिट से, बिच्छू से, अजगर से। तो आपने इस गद्यांश को पढ़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, फड़धारी सांप से तुलना की गई है। किससे? फड़धारी सांप से। अगला क्वेश्चन है कि आने वाले दशकों में यह पृथ्वी मनुष्य तो किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं रह पाएगी। वाक्य का भाव आने वाले वर्षों में। जो यह वाक्य दिया गया है, इसका भाव क्या होगा आने वाले वर्षों में? क्या हो जाएगा? पृथ्वी से मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी से जंतुओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, या पृथ्वी से सभी प्रकार के जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मनुष्य के अस्तित्व पर कोई आँच नहीं आएगी। तो राइट आंसर क्या है? आप सभी ने गद्यांश को पढ़ा है, तो कि मनुष्य ही नहीं वनस्पतियों पर भी था। तो क्या होगा? पृथ्वी के सभी प्रकार के जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रित शब्द में प्रत्यय है क्या? नियंत्रित शब्द में प्रत्यय पूछा जा रहा है। तो प्रत्यय क्या होता है कि वह शब्द जो या वह शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में लगता है। क्या? किसी भी शब्द के बाद में लगता है, अंत में लगता है, तो वह प्रत्यय कहलाता है। और ठीक उसी प्रकार उपसर्ग क्या हो जाएगा? वह शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले लग जाएगा तो वह उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है नियंत्रित में प्रत्यय। तो ता प्रत्यय है, तित प्रत्यय है, यंत्रित प्रत्यय है, या इत प्रत्यय है। तो यहाँ पर नियंत्र में इत प्रत्यय लगा हुआ है। क्या? नियंत्रित में इत प्रत्यय लगा हुआ है, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दशक में समास का भेद बताइए। जो दशक लिखा हुआ है, यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा हमसे पूछा जा रहा है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, या बहुब्रीहि समास। देखिए, कोई भी शब्द हो, अगर उसके पहले संख्या दर्शा दी जाए या संख्यावाची शब्द हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे द्विगु समास कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समूह से भिन्न शब्द है क्या? समूह से जो भिन्न शब्द हो उसका हमें चयन करना है। आधुनिक, आवश्यक, स्वास्थ्य, स्वस्थ। तो क्या हो जाएगा जो इससे भिन्न हो? आधुनिक, आवश्यक, स्वस्थ, या स्वास्थ्य। तो जो हो इसमें भिन्न वह हमारा स्वास्थ्य हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर दिया गया है काव्यांश। तो दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न का विकल्प चुनिए। प्रश्न का उचित विकल्प या चुनना है हमें। तो क्या है? रक्तपात पड़ अड़ा नहीं यह। काव्यांश क्या है? रक्तपात पड़ अड़ा नहीं यह, दया दंड में जुड़ा हुआ, खड़ा नहीं पशु बल के ऊपर, आत्मशक्ति से बड़ा हुआ, इसको छोड़ कहाँ यह सच्ची विजय वीरता ठहरे, भारत का झंडा फहरे। तो ये आपका होता है क्या? काव्यांश। और इस काव्यांश से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन हो जाएगा क्या कि कविता में किसकी कामना की गई है? क्या? कविता में किसकी कामना की गई है? वीरता के गान की, भारत के झंडे को फहराने की, आत्मशक्ति के गुणगान की, या दया दंड के गुणगान की। तो क्या है राइट आंसर? भारत के झंडे को फहराने की। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अब आगे देखते हैं। भारत के झंडे को फहराने से तात्पर्य है। भारत के झंडे को फहराने से तात्पर्य है विजय गाथा, गणतंत्र दिवस या कीर्ति गान या स्वतंत्रता। तो क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी स्वतंत्रता होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया है? भारतीयों को जब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उनके हृदय में, उनके मन में किस मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था? युद्ध, अहिंसा, शक्ति प्रदर्शन, आत्मसमर्पण। तो क्या था? अहिंसा है। क्या है? अहिंसा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दया दंड के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है? कठोर दंड, विवेकपूर्ण न्याय, दया भाव या अन्याय। अन्याय। क्या था? कठोर दंड, विवेकपूर्ण न्याय, दया भाव या अन्याय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दया दंड का किसके ऊपर था? विवेकपूर्ण न्याय। राइट आंसर ऑप्शन डी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विवेकपूर्ण न्याय से। अगला क्वेश्चन है, समूह से भिन्न शब्द है। क्या? समूह से जो भिन्न हो उसे चुनना है, चयन करना है। वीरता, दया, शक्ति, भारत। तो क्या है? भारत जो है यह समूह से भिन्न है। क्यों? क्योंकि भारत एक देश है। वीरता, दया, शक्ति ये क्या है? एक भावनाओं को दर्शाया जा रहा है, या हम यूँ कहें कि भाववाचक संज्ञा है इन सभी में, लेकिन भारत जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। आगे देखते हैं। हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजय शब्द का विलोम है। तो विजय शब्द का क्या विलोम हो जाएगा? पराजय, हार, आक्रांत या ध्वस्त। तो विजय शब्द का क्या होगा? पराजय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पराजय हो जाएगा राइट आंसर। हार का क्या हो जाएगा? हार का विलोम जीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीत हो जाएगा। आक्रांत का अनाक्रांत हो जाएगा। ध्वस्त का निर्माण हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से पेडालॉजी के 15 क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? संगीता अपनी कक्षा में उन स्थितियों पर आधारित वास्तविक गतिविधियाँ करवाती है जो विद्यार्थियों के जीवन अनुभवों से संबंधित है। वह किस शिक्षण विधि का अनुसरण कर रही है? जो क्वेश्चन होंगे अगर एक बार पढ़ने में समझ ना आए तो उसे 2 बार या 3 बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन थोड़ी स्पीड में। संगीता अपनी कक्षा में उन स्थितियों पर आधारित वास्तविक गतिविधियाँ करा रही है या करवाती है जो विद्यार्थियों के जीवन अनुभवों से संबंधित है। क्या? विद्यार्थियों के जीवन के अनुभव से संबंधित है। वह किस शिक्षण विधि का अनुसरण कर रही है? अब आते हैं ऑप्शन पे। तो ऑप्शन क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन 3 ही है, एक गायब हो चुका है, कोई बात नहीं, इन 3 ऑप्शनों में ही हम चयन कर लेंगे। श्रव्य भाषिक विधि, व्याकरण अनुवाद विधि या संप्रेषणात्मक भाषा विधि। क्या? भाषा शिक्षण, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
ऑप्शन सी हो जाएगा संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, जिसमें क्या होता है कि विद्यार्थियों के जीवन के अनुभव से संबंधित होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है। प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना नहीं है। अब पहले चारों ऑप्शनों को हम सभी पढ़ेंगे, उसके बाद ही आंसर निकलेगा। ये नहीं कि एक लग रहा हो सही तो पहले ही कर दे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। विशेष तौर से सीटेट का जब हम पेडोलॉजी करें तो क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक भी सही हो जाते हैं और जो सबसे ज़्यादा सही होता है उसका हमें चयन करना होता है। तो बी ऑप्शन देखते हैं। प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल कक्षा में भाषा प्रयोग के लिए मदद देना है। प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना है। प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का अनुवाद करके भाषा, व्याकरण व शब्द भंडार के प्रयोग में मदद करना है। तो क्या राइट आंसर होगा, इसका हमें विशेष तौर से ध्यान देना है। देखिए, प्रत्यक्ष विधि से संबंधित होना चाहिए। तो प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य क्या होता है, विद्यार्थियों को दैनिक जीवन या दैनिक स्थितियों में भाषा का जो प्रयोग हो उससे मदद करना चाहिए या मदद मिलनी चाहिए। तो क्या है राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन बी में केवल लिखा था, तो जहाँ पर केवल, याद करना, रटंत विद्या ये सब आए या मारना पीटना है बच्चों को, तो वो तुरंत कट जाता है, यानी वो नेगेटिव वर्ड होते हैं। अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, बबीता अपने विद्यार्थियों से आरंभिक ध्वनि को तुकबंदी को पृथक करवा रही है। इस तरह से वह उनके किस पक्ष को मजबूत कर रही है। ध्वनि विज्ञान जागरूकता, आकृति विज्ञान जागरूकता या चित्र विज्ञान जागरूकता या व्याकरण के प्रति जागरूकता। तो क्या है, तुकबंदी करा रही है आरंभिक ध्वनि के बीच में, तो क्या होगा, ध्वनि विज्ञान जागरूकता हो जाएगा। क्या ध्वनि विज्ञान जागरूकता हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे सारांश पठन के रूप में भी जाना जाता है। क्या किसे सारांश पठन के रूप में भी जाना जाता है। सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, डिकोड करना या कूटबद्ध करना। क्या है, सारांश का पठन कहा जा रहा है। तो क्या है, सरसरी तौर पर पठन, यानी कहते नहीं है सरसरी निगाह से एक बार देख लो या सरसरी निगाह से एक बार पढ़ लो। जब इस प्रकार से कहा जाता है तो सारांश पढ़ना है, पूरा बहुत गहराई से तो पढ़ना नहीं होता। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पाठ्य सामग्री को जल्दी किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ा जाता है। सरसरी तौर पर, बारीकी से पठन, डिकोडिंग या कूटबद्ध। तो देखिए यही क्वेश्चन क्या था, ऊपर भी लगभग मिलता जुलता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा अंतर हो गया है। ऑप्शन सेम है, क्या ऑप्शन देखो सेम है, चारों ऑप्शन वही है 19 नंबर और 20 नंबर में भी, लेकिन क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा घुमा दिया गया है। लेकिन अब घुमाने का मतलब यह क्या है कि अच्छे से पढ़ना है उसका, और इसका आंसर ये नहीं है कि सेम ही हो जाएगा,
क्योंकि वहाँ सारांश पूछा गया था। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पाठ्य सामग्री को जल्दी जल्दी किसी विशिष्ट सूचना, क्या दिया गया है, विशिष्ट सूचना, जल्दी जल्दी पढ़ो लेकिन क्या है, विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ा जाता है। जब विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ा जाएगा जल्दी जल्दी तो कोई बारीकी देखी जाएगी, बारीकी से पढ़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, बारीकी से पठन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट सूचना को देखना है तो बारीकी से तो पढ़ना पड़ेगा ना, ये थोड़ी सरसरी निगाह से पढ़ते चले जाओ। सरसरी निगाह से पढ़ते चले जाओगे तो वह क्या होगा, विशिष्ट सूचना हो सकता है आपकी छूट जाए। तो इसलिए बारीकी से पढ़ना होगा, जल्दी जल्दी स्पीड में लेकिन बारीकी से। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गीता अपने विद्यार्थियों की परीक्षा की योजना बना रही है। क्या, गीता अपने विद्यार्थियों की परीक्षा की योजना बना रही है। वह उन्हें एक वाक्य देती है और उसमें एक शब्द विशेष को रेखांकित कर देती है। बहुविकल्पी प्रश्न के माध्यम से वह रेखांकित शब्द के समीपस्थ अर्थ वाले विकल्प को चुनने के लिए कहती है। आगे क्या कह रही है कि गीता भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है। तो गीता क्या है, टीचर है अपने बच्चों की, और कैसे कैसे काम करवा रही है देख ही रहे हैं आप। तो वो किस कौशल का प्रयोग कर रही है परीक्षा लेने के लिए, श्रवण, पठन या शब्द भंडार या व्याकरण। तो किसका ले रही है, उससे उस शब्द के समीपस्थ लिखा हुआ है, उसका जो नज़दीकी अर्थ हो, तो किसका ले रही है, शब्द भंडार का। किसका, शब्द भंडार का। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरणा अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा की परीक्षा लेना चाहती है, उसे क्या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, परीक्षा लेना चाहती है लेकिन उसे क्या नहीं करना चाहिए, यह पूछा जा रहा है। बिना किसी संदर्भ के शब्दों के अर्थ पूछना, वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित कर उसका समानार्थी पूछना, वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित कर उसका विलोमार्थी या विलोम पूछना। फिर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद से कुछ शब्द देकर संदर्भ में उसके अर्थ खोजना। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बिना किसी संदर्भ के शब्दों के अर्थ पूछना। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, उनको यह नहीं करना चाहिए। अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद है आपको यह दिखाई दे रहा होगा पूरा। तो यहाँ पर देखना क्या है, देवीना अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अनुच्छेद देती है। देखिए अनुच्छेद दिया है उसने बीच बीच में डैश करके, क्या है, आज मैं डैश गई और कुछ फल व सब्जियां खरीदी। मैं जानती थी कि बारिश होगी पर मैं फिर डैश है, लेना भूल गई और रास्ते में भीग गई। रास्ते में क्या हो गई, वह भीग गई। तो आगे क्या है, वह विद्यार्थियों को सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों के माध्यम से रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहती है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए देवीना के विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, ऑप्शन ए, संदर्भ को समझकर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जानना होगा, केवल व्याकरण के नियमों को समझना होगा, वाक्य विन्यास को समझना होगा, पाठ की विषय वस्तु को समझना होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए जैसे केवल दे दिया जाए तो तुरंत गलत हो जाता है, यानी ऑप्शन बी सही है, गलत है यानी सॉरी। तो क्या है, संदर्भ को समझना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। क्या उपयुक्त होगा, संदर्भ को समझना, उसके बाद शब्द को जानना। राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा।
अब आता है अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण किस प्रकार से पढ़ाई जाती है? आगमनात्मक तरीके से, निगमनात्मक तरीके से, बिना व्याख्या के या कृत्रिम तरीके से? तो प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है? आगमनात्मक तरीके से पढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए हमारा पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। आगमनात्मक तरीके से क्या होता है? विशेष तथ्य जो होते हैं या विशेष घटनाएं जो होती हैं उसका अवलोकन या विश्लेषण कराया जाता है, यानी आपको पूर्ण रूप से बताया जाता है। सामान्य नियम से सिद्धांत बना दिए जाते हैं कि ये ऐसे हुआ वो ऐसे हुआ। तो इस प्रकार आगमनात्मक तरीके से विधि होती है। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रस्तुतिकरण अपने आप में किससे संबंधित है? पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रस्तुतिकरण अपने आप में किससे संबंधित है? वे प्रक्रियाएं जिनसे कोश विषयक और व्याकरणिक विषय वस्तु का चयन किया जाता है। वे सिद्धांत जिनसे विषय वस्तु का संयोजन व क्रम निर्धारित किया जाता है। सूचनाएं प्रस्तुत करने की तकनीकी, भाषा शिक्षण की विशिष्ट प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना। तो देखिए राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्या होगा कि वे सिद्धांत जिनसे विषय वस्तु का संयोजन हो व क्रम निर्धारित हो। क्या? एक संयोजन के तहत हो और उसमें एक क्रम निर्धारित हो, क्योंकि जब हम एक क्रम से पढ़ते चलेंगे किस चीज़ के बारे में क्या चीज़ हमें जानना है, तभी हमें एक संयोजन निर्धारित होगा, तभी तो हम अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। क्रम होना चाहिए। तो क्या होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वचन और शारीरिक क्रियाओं के समन्वय पर आधारित भाषा शिक्षण विधि कौन सी है? वचन मतलब बोलने और शारीरिक क्रियाओं के समन्वय पर आधारित भाषा शिक्षण विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि, समग्र भौतिक प्रक्रिया, स्थितिपरक उपागम या संरचनात्मक उपागम? तो राइट आंसर क्या होगा? समग्र भौतिक प्रक्रिया। क्या हो जाएगा? समग्र भौतिक प्रक्रिया, चाहे बोलने से संबंधित हो, शरीर से समग्र यानी पूरे शरीर का। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा का प्रवेश किस तरह का नहीं होना चाहिए? किस तरह का नहीं होना चाहिए ये पूछा जा रहा है। बाल अनुकूलन, सजीव एवं सक्रिय, संसाधन पूर्ण। तो क्या है? बच्चों को हम सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो बाल अनुकूलन होना चाहिए। सजीव एवं सक्रिय बिल्कुल होना चाहिए। संसाधन से नियमित पूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पर तानाशाही नहीं होनी चाहिए। क्या? तानाशाही नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति भाषा की प्रकृति और सामाजिक संदर्भ में पाठ्य सामग्री की भूमिका के विधा सिद्धांत से हुई है? ऑप्शन ए पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश, ऑप्शन बी समग्र भाषा, ऑप्शन सी विषय वस्तु आधारित निर्देश, ऑप्शन डी परामर्श कोश। तो राइट आंसर क्या होगा? किसकी उत्पत्ति भाषा की प्रकृति और सामाजिक संदर्भ में? तो क्या होगा? पाठ्य सामग्री आधारित हो जाएगा। इन ऑप्शनों को देखते हुए क्या होगा? पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा के विविध प्रकार जो दूसरों से केवल उच्चारण में ही भिन्न नहीं होते,
जो दूसरों से केवल उच्चारण में भिन्न नहीं होते बल्कि शब्द भंडार, व्याकरण और शब्द क्रम में भी भिन्न होते हैं। उन्हें किस रूप से या किस रूप में जाना जाता है? बोली, उच्चारण लहजा, उपबोली या विशिष्ट शब्दावली। तो उन्हें किस में जाना जाता है? बोली से जाना जाता है। किससे? बोली से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हिंदी क्योंकि सीटेट में सभी 30-30 नंबर के आते हैं। क्वेश्चन क्या है? आर्मी विधि और किस नाम से जानी जाती है? यानी आर्मी विधि को किस नाम से जाना जाता है? श्रव्य भाषिक विधि, प्रत्यक्ष विधि या परामर्श कोश या समग्र भौतिक प्रक्रिया। तो आर्मी विधि को किस नाम से जाना जाता है? श्रव्य भाषिक विधि। किससे? श्रव्य भाषिक विधि के नाम से जाना जाता है। तो ये रहे आपके 30 क्वेश्चन हिंदी के। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्लास को डेली देखिएगा, समय कम हो थोड़ी स्पीड बढ़ाकर देखिएगा। सीटेट बहुत बड़ा पेपर नहीं होता है। आप अगर 5 से 6 घंटे पढ़ लेते हैं मात्र 1 महीना तो भी आप सीटेट आराम से पास हो जाएंगे। बस आप क्लास में बने रहिएगा। मुझसे जो भी हो पाएगा मैं वो पूर्ण रूप से करने का प्रयास करता रहूँगा। बस आप सभी, आपके अपना परिवार है, इसमें जुड़ते जाइए, लोगों को जोड़ते जाइए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। और आपकी जो राय हो, क्लास कैसी लगी, यह आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।